आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मास m एंड 5m एंड रेडियाई r एंड 2r are released in free space with initial separation between their centers equal to 12 r। कह रहा है हमारे पास दो स्फेरिकल बॉडी यानी गोलाकार वस्तुएं हैं जिनमें एक का द्रव्यमान 5m है, दूसरे का 5m है, और जिसका द्रव्यमान m है उसकी त्रिज्या r है, और जिसका द्रव्यमान 5m है उसकी त्रिज्या 2r है। इनको फ्री स्पेस यानी अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाता है। जब छोड़ दिया जाता है तो उनके बीच की जो दूरी है, सेपरेशन है, वो 12r के बराबर है। यानी एक की त्रिज्या जिसकी r है उससे 12 गुना दूरी पर दोनों एक दूसरे से हैं। कह रहा है इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली then the distance covered by the smaller body before collision is। कह रहा है अब चूंकि हमें पता है कि जो द्रव्यमान होती हैं वस्तुएं वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, तो अंतरिक्ष में जब इनको दोनों को छोड़ा जाएगा तो ये आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेंगी, तो एक दूसरे की तरफ आएंगी। तो यही कह रहा है कि जब वो एक दूसरे की तरफ आएंगी तो जो छोटी वाली वस्तु है जिसकी त्रिज्या r है वो कितनी दूरी कवर करेगी टक्कर होने से पहले। बड़ी वाली भी आएगी, छोटी वाली भी एक दूसरे की तरफ आएंगी। जब आपस में आएंगी आकर्षण के कारण तो आपस में टकराव होगा। तो कह रहा है टक्कर लगने तक छोटी वाली जो वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है वो कितना दूरी तय करेगी, ये हमको बताना है। तो इसमें क्वेश्चन में 7.5 बार आंसर सही है, यानी ए वाला विकल्प सही है। अब कैसे सही है इस बात को हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले फिगर को देखते हैं। ये r त्रिज्या वाली m द्रव्यमान की वस्तु है, ये 2r त्रिज्या वाली 5m द्रव्यमान की वस्तु है। दोनों एक दूसरे से केंद्र बिंदु से दूरी देखा जाए तो 12r की दूरी पर है, दोनों एक दूसरे से। अब इसकी r है, इसकी 2r है, यानी 3r कम हो जाएगी तो इनके सरफेस से दूरी निकल आएगी। तो 12r में 3r घटा दिया, 2r इसकी त्रिज्या, r इसकी, तो 9r त्रिज्या मतलब 9r दूरी पर ये सरफेस से हैं और 12r दूरी पर केंद्र बिंदु से हैं। अब देखिए, जब ये आपस में एक दूसरे की ओर चलने लगेंगी और टक्कर होने से पहले की स्थिति, और जब एक दूसरे की ओर आएंगी और टकरा जाएंगी तो 2r इसकी त्रिज्या है और r इसकी त्रिज्या है, तो इस प्रकार से एक दूसरे से दोनों टकराएंगे। इसका द्रव्यमान m है, इसका 5m है। अब देखिए, इसको ध्यान देना है। तो वही कह रहा है कि लेट द डिस्टेंस मूव बाय स्फेरिकल बॉडी ऑफ मास m इज x1। अब हमको चूंकि टक्कर होने से पहले कितना दूरी, मतलब ये भी इधर चलेगी ये भी इधर चलेगी, तो कितना दूरी ये चलेगी और कितना दूर ये बड़ी वाली आ जाएगी जहाँ पर टक्कर होगा, तो दूरी पूछ रहा है। तो कह रहा है मान लेते हैं कि ये m वाली x1 दूरी तय करेगी और ये जो 5m वाली है, 5m वाली बॉडी ये x2 दूरी तय करेगी। एज दियर सेंटर ऑफ मास विल रिमेन्स स्टेशनरी। यह मानते हुए कि इनका सेंटर ऑफ मास स्थिर है। सेंटर ऑफ मास स्थिर होने का मतलब कि ये गोला जब मूव करेगा तो इसका द्रव्यमान केंद्र बिंदु पर ही निहित रहेगा, ये कहने का मतलब है। और अगर इसका बात करें तो इसका भी केंद्र बिंदु पे, और दोनों की बात करें तो दोनों के सेंटर ऑफ मास का जो फार्मूला होता है उस हिसाब से निकालेंगे तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट सेंटर ऑफ मास होगा उसको अगर हम स्थिर मान के बात करें तब की बात कहा जा रहा है। तो सेंटर ऑफ मास के हिसाब से अगर देखा जाए तो द्रव्यमान गुणे दूरी जितना चलेगी, फिर इसका द्रव्यमान गुणे दूरी, और ये दोनों बराबर होंगे।
क्योंकि सेंटर ऑफ मास का यही फार्मूला होता है कि द्रव्यमान गुणे सेंटर ऑफ मास से दूरी। तो इसकी मान लीजिए x1 है और इसकी x2 है और इसका द्रव्यमान 5m। अगर इस तरह देखेंगे तो यम कट जाएगा, तो यह आ जाएगा x1 बराबर 5x2। ठीक ना। अब अगर हम इसको इधर लाएं तो x1 प्लस 5। अब अगर हम इस फिगर से देखें तो फिगर से अगर देखें तो x1 प्लस x2 बराबर हो जाएगा 9r। x1 प्लस x2 बराबर 9r, जैसा यहाँ पर सतह से दिखाई दे रहा है। और x1 बराबर 5x2 है, सेंटर ऑफ मास से हमने निकाला है। तो x1 की जगह अगर हम 5x2 रख दें तो ये इधर आ जाएगा। अरे ये सॉल्व करेंगे तो हमारा x1 आ जाएगा 7.5r। x1 बराबर 5x2 है तो x2 बराबर x1 अपान 5 होगा। तो x2 की जगह x1 अपान 5 रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो 7.5r दूरी पर ये इससे टकराएगी बड़ी वाली से। और अगर ये निकालना है x2 तो हम x2 भी निकाल सकते हैं। x1 की जगह 5x2 रख देंगे तो ये x2 कितना होगा, मतलब ये कितनी दूरी पर टकराएगा वो भी निकल आएगा। वैसे इतना सब करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ से यहाँ तक 9r है, 3r तो घट गया क्योंकि टकराएंगे तो सरफेस ही इनका आपस में टकराएगा, तो सरफेस वाली दूरी ली जाएगी। तो 7.5r x1 के लिए है, तो 9r में से 7.5 गया तो हमारा 1.5 आ जाएगा इसके लिए, बड़े वाले गोले के लिए। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब शायद 32 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। कह रहा है ब्लैक होल इज एन ऑब्जेक्ट हुज ग्रेविटेशनल फील्ड इज सो स्ट्रांग दैट इवन लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट। जैसा कि हम लोग पढ़ते चले आए हैं कि जो ब्लैक होल होता है, तो ब्लैक होल में जिसको कृष्णिका कहते हैं, कृष्णिका पिंड, तो जो ब्लैक होल होता है वो कहते हैं ब्लैक इसलिए दिखता है क्योंकि जो लाइट भी जाती है तो उसका आकर्षण बल इतना तीव्र होता है कि फोटान को भी प्रतिकर्षित नहीं होने, मतलब रिफ्लेक्ट होके जाने नहीं देता। जैसे शीशा सूरज की तरफ लगा दो तो किरणें प्रतिकर्षित होती हैं, तो ब्लैक होल में ऐसा नहीं होता। इसका इतना ज़्यादा आकर्षण प्रभाव होता है कि फोटान भी एक बार उससे आया तो चिपक जाता है, हमारी आँख तक नहीं पहुँचता, जिससे क्या होता है कि हम उसे, अब वो हमेशा काला ही दिखता है, इसलिए उसको ब्लैक होल कहते हैं। तो कह रहा है टू व्हाट अप्रोक्सीमेट रेडियस वुड अर्थ हैव टू बी कंप्रेस्ड टू बी ए ब्लैक होल। तो ये कह रहा है कि पृथ्वी कितना ज़्यादा कंप्रेस हो जाए कि ये ब्लैक होल की तरह बिहेव करने लगे। तो कहने का मतलब ये है कि किसी का आकर्षण बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब उसका द्रव्यमान बहुत कम जगह पे सिकुड़ा हुआ है। तो जब बहुत कम जगह पे द्रव्यमान हो जाता है तो उतने कम द्रव्यमान जब ज़्यादा पास में आ जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है, गुरुत्वीकरण बढ़ जाता है। तो जाहिर सी बात है कि कह रहा है पृथ्वी को कितना कंप्रेस करके छोटा कर दिया जाए कि वो ब्लैक होल बन जाए। पृथ्वी की द्रव्यमान दे दिया है 5.98 × 10⁻24 किलोग्राम। तो इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, इसका सी विकल्प सही है, 10⁻²। क्यों सही है, कैसे सही है, इसको हम लोग देखते हैं। तो लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम ए ब्लैक होल, ऐसा हमको पता है। तो वी एस्केप इक्वल टू सी। तो चूंकि प्रकाश की किरणें उससे प्रतिकर्षित हो, मतलब उससे परावर्तित होकर के नहीं निकल पाती हैं, तो चूंकि लाइट ही नहीं निकल पाती तो उसकी एस्केप वेलोसिटी क्या है, लाइट के बराबर मान ली गई। तो लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम ए ब्लैक होल, सो वी एस्केप यानी उसकी एस्केप वेलोसिटी कितना हो गया, सी। अब जो हमारा एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला होता है √2gm/r।
ये बराबर हो जाएगा किसके, c के, यानी प्रकाश के वेग के। तो ये हो जाएगा r इक्वल टू 2gm/c², ये ब्रैकेट हट जाएगा। सॉल्व करेंगे तो r इक्वल टू 2 इंटू जी की वैल्यू जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इंटू पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 इंटू 10⁻24 किलोग्राम अपान प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 8.86 इंटू 10⁻³ मीटर। ये लगभग हो जाएगा 10⁻² मीटर, 10⁻² मीटर के आसपास आ जाएगा। तो इसीलिए सी वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कह रहा है डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ई ऑफ अर्थ विद डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय। तो कह रहा है कि जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है और पृथ्वी की जो दूरी है अर्थ विद डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के केंद्र बिंदु से आर दूरी पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता और आर के बीच किस प्रकार से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ द्वारा, ये हमको बताना। तो इसके पहले हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे, अब फिर से पूछा जा रहा है तो इसको उसी हिसाब से हम लोग करने का प्रयास करेंगे और इसका विकल्प ए हमारा करेक्ट है, ये वाला आंसर। और कैसे करेक्ट है इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि फॉर ए पॉइंट इनसाइड द अर्थ, अगर हम पृथ्वी के अंदर की बात करें तो पृथ्वी की त्रिज्या को कैपिटल आर माने और जितना केंद्र बिंदु से दूरी बाहर चलते जाए उसको स्मॉल आर माने। तो आर कह रहा है तब की हम बात कर रहे हैं जब पृथ्वी की त्रिज्या से आर कम है। तो इसको ध्यान दीजिए, जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ते थे तो E बराबर 1/4πε0 Q/r² पढ़ते थे, लेकिन चूंकि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है तो निगेटिव में होगी, तो E इक्वल टू माइनस ये पूरा की जगह G आ जाएगा, Q की जगह M आ जाएगा, अपान यहाँ पर r² हो जाएगा। लेकिन चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता है ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर को लिखते समय हम लोग क्या करते थे, जैसे ये r² है तो इसको क्यूब कर देंगे और यहाँ पर r कैप कर देते थे यूनिट वेक्टर के रूप में। तो उसी प्रकार यहाँ भी करेंगे तो -gm अपान पृथ्वी की टोटल त्रिज्या r हो कैपिटल R मानी है तो r² और स्क्वायर की जगह यहाँ क्यूब कर देंगे और यहाँ पर स्मॉल r लिख लेंगे, क्योंकि जितना हम चल रहे हैं उसी हिसाब से नाप रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर E इक्वल टू -gm/r³ इंटू r हो गया। वेयर m एंड r बी मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ रेस्पेक्टिवली, जहाँ पर एक कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान है और कैपिटल R पृथ्वी की त्रिज्या है। तो कह रहा है कि एट द सेंटर r इक्वल टू 0। अब केंद्र बिंदु पर बात करें तो पृथ्वी के केंद्र बिंदु पर तो त्रिज्या कुछ होगी नहीं क्योंकि सेंटर पे है, तो स्मॉल r इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो फॉर ए पॉइंट आउटसाइड द अर्थ दैट इज r इज ग्रेटर देन r। अब अगर हम बात करें जो पृथ्वी से बाहर की त्रिज्या है, पृथ्वी से बाहर, तो वो कैपिटल R से बड़ी होगी, तो इसलिए यहाँ पर r इज ग्रेटर देन r किया गया है। अब बाहर के बिंदु के लिए क्या होगा कि पृथ्वी की त्रिज्या से बाहर हो गया, तो अब यहाँ पर ये कैपिटल R की बजाय डायरेक्ट r² हो जाएगा। स्मॉल में तो इस तरह चल रहा था, लेकिन इसमें इस r² होगा स्मॉल वाला, क्योंकि अब ये r हमारा कैपिटल R से बड़ा हो गया। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अब अर्थ के सरफेस की बात करें तो r इक्वल टू कैपिटल R होगा, तो E बराबर -gm/r² हो जाएगा। तो दोनों बातों में ध्यान दीजिए कि जब हम सेंटर पर हैं अर्थ के तो r इक्वल टू 0 हो गया है, और जब हम सतह पर हैं तो यहाँ पर
r इक्वल टू कैपिटल R है, तो ये कंडीशन आ गई। तो कह रहा है द वेरिएशन ऑफ ई विद डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर इज एज शोन इन द फिगर। तो अगर अब हम इस वेरिएशन की बात करें, परिवर्तन की बात करें, बदलाव की बात करें केंद्र बिंदु से पृथ्वी की सतह से लेकर पृथ्वी से कुछ बाहर भी, तो यहाँ तक पृथ्वी की सतह है क्योंकि कैपिटल R पृथ्वी की त्रिज्या है, तो पहले यहाँ तक की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ई समानुपाती है स्मॉल r के, तो समानुपाती में दोनों तरफ पावर 1 रहेगा, तो जाहिर सी बात है जितना परिवर्तन ई में होगा उतना परिवर्तन r में होगा, यानी r के हिसाब से ई समान अनुपात में बदलेगा। जब समान अनुपात रहेगा तो रेखा कैसी होगी, सीधी रेखा होगी, इसलिए स्ट्रेट लाइन है। अब ध्यान दीजिए ये ग्राफ में ऐसे बनाया गया, इधर विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और इधर पृथ्वी के केंद्र बिंदु से दूरी है, लेकिन ग्राफ ये नीचे को क्यों जा रहा है, यहाँ बनना चाहिए ऊपर, नीचे इसलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ पर निगेटिव लगा हुआ है, उल्टा है। पॉजिटिव का मतलब ऊपर, निगेटिव का मतलब उसका पॉजिटिव का उल्टा, इसलिए ग्राफ उल्टा बन रहा है नीचे की तरफ, इसको ध्यान देना। अब यहाँ पर केंद्र बिंदु से देखिए पृथ्वी की त्रिज्या तक ये समान अनुपात में है क्योंकि प्रोपोर्शनल टू r है, और केंद्र पर 0 है तो 0 से शुरू हुई, यानी ये रेखा केंद्र पर 0 से शुरू हुई, सीधी रेखा आई कहाँ तक, जहाँ तक पृथ्वी की त्रिज्या है वहाँ तक। इसके बाद क्या होगा, अब ये फार्मूला काम करेगा, E बराबर माइनस GM/r²। ये r अब पृथ्वी की त्रिज्या से ज़्यादा है और नीचे r² लिखा गया है। तो अब इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि जब r बराबर r है, तो जब r बराबर r है तो यहाँ पर क्या है, E बराबर माइनस GM/r², तो ये बराबर ये है कंडीशन। तो यहाँ पर देखिए ये E की वैल्यू यहाँ पर मतलब जहाँ तक त्रिज्या है वहाँ तक हो गई। फिर इसके बाद ये जो हमारी r है ज़्यादा बढ़ेगी r से, तो स्क्वायर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी इसके E के, ये तो कांस्टेंट है, तो E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 मतलब E प्रोपोर्शनल टू 1/r², और ये निगेटिव है तो नीचे रहेगा, और r² है तो ये देखिए कर्व, एक तरफ स्क्वायर है एक तरफ 1, तो 1 और 2 के रेशियो में बदलेगा, तो एक तरफ 2 बढ़ेगा तो दूसरे में 2 का स्क्वायर 4, कितना बड़ा अंतर हो गया, 2 गुना का। तो ऐसे ऐसे एक तरफ एक कर्व बनता चला जाएगा, क्योंकि एक तरफ परिवर्तन ई में तो समान है लेकिन r में स्क्वायर में है और घट रहा है, तो इसलिए कर्व ऐसे हो गया, क्योंकि निगेटिव लगा है तो नीचे ही रहेगा ग्राफ। तो इस तरह से ये कर्व बन गया, जिसमें स्क्वायर होगा वही कर्व होगा, इसको ध्यान देना। तो इस प्रकार से हमारा ग्राफ बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 34 आ जाता है, कह रहा है इन फाइनाइट नंबर ऑफ बॉडीज ईच ऑफ मास 2 kg आर सिचुएटेड ऑन x एक्सिस एट डिस्टेंस 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द ओरिजिन। तो बहुत सारी यानी अनंत वस्तुएं हैं जिनमें एक का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, ये x एक्सिस में है, और x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी कितनी है, 1 2 4 8, ये सब मीटर में दी गई हैं। डॉट डॉट मतलब और रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः है और आगे भी है, तो 1 2 4 8, तो इसका मतलब आगे 16 होगा, फिर 32 फिर 64, ऐसे होता चला जा रहा है। ये ओरिजिन से है, मतलब एक ग्राफ है तो उसके सेंटर। कह रहा है द रिजल्टिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम एट द ओरिजिन विल बी। तो कह रहा है कि गुरुत्वीय विभव की वैल्यू क्या होगी अगर हम केंद्र बिंदु से नापे, तो जो ग्राफ हम लोग देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। अब x एक्सिस में कह रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडी ईच ऑफ मास 2 kg, जितनी भी अनंत वस्तुएं उनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, और केंद्र बिंदु से यहाँ से पहली वाली 1 मीटर की दूरी पर है, दूसरी वाली 2 मीटर की दूरी पर है,
तीसरी वाली 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पर है, फिर अगली 8 पे है, फिर 16 पे, फिर 32 पे, इसे क्रम से होंगी। तो कह रहा है कि केंद्र बिंदु से अगर हम इसको नापें तो गुरुत्वीय विभव की वैल्यू क्या होगी, ये हमको बताना। तो पहली बात तो गुरुत्वीय विभव निगेटिव होता है। देखिए बी वाला विकल्प सही है, -4g। कैसे है इसको हम निकाल के देखते हैं। तो पहले तो गुरुत्वीय विभव में विद्युत विभव की बात करें तो v = 1/4πε0 Q/r। वहाँ प्लस माइनस चार्ज थे तो उस हिसाब से होता था, यहाँ तो निगेटिव होगा। तो v ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वीय विभव माइनस इसकी जगह g रखेंगे, इसकी जगह m रखेंगे, अपान r रख देंगे। तो इस प्रकार से फार्मूला बन जाएगा। तो द रिजल्टिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द ओरिजिन O ड्यू टू ईच ऑफ मास 2 kg लोकेटेड एट पोजीशन एज शोन इन द फिगर। तो केंद्र बिंदु है वो, यहाँ से x बराबर 0 है, 1 मीटर पर 2 किलोग्राम, 2 पर 2 किलोग्राम, 4 मीटर पर 2 किलोग्राम, सब पे 8 पे 2 किलोग्राम, फिर 32 पे, फिर 64 पे, इसे डॉट डॉट। तो v = -gm/r। तो -g इंटू m कितना है 2 किलोग्राम, r कितना है 1 मीटर, माइनस अब इसमें g इंटू 2 किलोग्राम अपान 2 इन माइनस g इंटू 2/4 माइनस g इंटू 2/8, मतलब ऊपर द्रव्यमान नीचे दूरी। तो इस प्रकार से -2g कॉमन हो जाएगा, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 प्लस डॉट इक्वल टू हो जाएगा -2g। अब इसको सिंपल करेंगे तो 1 अपान ये 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, इस तरह से 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 प्लस डॉट डॉट। तो इसको सिंपल किया तो -2g 1 अपान ये 1 माइनस 1/2, इस तरह से जैसा इंटीग्रेशन में लिखते थे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में, वैसे यहाँ लिख दिए गए। तो ये हो गया -2g। अब ये 1/2 1 माइनस हाफ, तो हाफ बचेगा, 2 पर चला जाएगा, 2/1 हो जाएगा यानी -4g। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल आपको ध्यान देना है कि कैसे लिखा गया है। तो 1 में आधा जुड़ेगा, फिर 1/4 जुड़ेगा, फिर 1/8। तो ये कुल मिला करके ये मान लिया गया है कि ये 1/1 माइनस हाफ, मतलब ये आधे से मतलब है, तो इसमें से घटाया गया पूरे में से 1 में से 1 माइनस हाफ किया गया अपान में। तो ये हमारा इस तरह से यहाँ पर आंसर आ गया। तो ये सब कैसे करते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, जब उसका अलग से लेक्चर बताएंगे तो और क्लियर से समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 35 आ जाता है। कह रहा है बॉडी ऑफ मास m इज टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द हाइट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द रेडियस r फ्रॉम द अर्थ। कह रहा है एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की बराबर दूरी ऊंचाई, नहीं, पृथ्वी की त्रिज्या से 2 गुना ऊंचाई पर है। तो कह रहा है द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी विल बी। तो उस वस्तु की पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थिर ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो सीधा सीधा सवाल है, डी वाला विकल्प हमारा करेक्ट है, 2/3 mgr। कैसे सही है इसको निकाल के देखते हैं। तो देखिए पहले पृथ्वी की सतह पर है यानी केंद्र बिंदु से देखा जाए तो r ऊंचाई पर, फिर पृथ्वी की त्रिज्या की 2 गुनी ऊंचाई पर हो गई यानी 2r, तो ये हो गया सतह से r, तो यानी 3r हो गया। तो इसको देखते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज। तो हमने सीधा फार्मूला पढ़ा है कि u = 1/4πε0 Q1 Q2/r। ये विद्युत स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ा था। अब यहाँ पर बात करेंगे तो इक्वल माइनस इसकी बराबर g आ जाएगा, Q1 Q2 की जगह m1 m2 आ जाएगा, अपान ये r आ जाएगा। तब पृथ्वी की सतह पर जब है तब क्या होगा, तो वेयर m एंड स्मॉल m b masses of earth and the body respectively।
यहाँ पर M1 M2 हमने लिखा है, इसने कैपिटल M और स्मॉल m माना है। कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान है, स्मॉल m जो है वो वस्तु जो पृथ्वी से फेंकी गई है उसका द्रव्यमान। तो अब सरफेस आप अर्थ की बात करें तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R होगा पृथ्वी की अर्थ पर सतह पर, तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख देंगे, तो U इनिशियल हो जाएगा माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपान R। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय विभव ऊर्जा हो गई एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस। अब पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर, तो ये स्मॉल r कितना हो जाएगा, पृथ्वी के केंद्र बिंदु से सतह तक दूरी यानी पृथ्वी की त्रिज्या r प्लस h, और h कितना है, पृथ्वी से दोगुनी त्रिज्या पर फेंक ऊंचाई है, तो h की जगह 2r यानी पूरा 3r होगा। अब u फाइनल बराबर यानी अंतिम विभव ऊर्जा कितनी होगी, तो माइनस जी एम एम अपान कितनी अब ऊंचाई है 3r, तो 3r होगा। केंद्र से नापते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू बराबर फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, हमने बताया था चेंज के लिए, तो यू एफ माइनस यू आई बराबर माइनस जी एम एम अपान 3r माइनस माइनस जी एम एम अपान आर इक्वल टू जी एम एम अपान आर 1 माइनस 1/3। जब पॉजिटिव हो जाएगा तो ये 1 हो गया, इधर माइनस में तो माइनस 1/3, तो आ गया 2/3 जी एम एम अपान आर, तो आ गया 2/3 एम जी आर। चूँकि स्मॉल जी बराबर जी एम अपान आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर जी एम अपान आर को हटा करके ये जी आर स्क्वायर रखा है, तो आर से आर कट गया तो एम जी आर भर बचा है, तो 2/3 एम जी आर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 36 आ जाता है, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।